नरेंद्र मोदी एक सोच का प्यादा है, अपने आप में वो कुछ नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को उसी तरह टारगेट बनाया है जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को टारगेट बनाया था। लड़ाई असल में आरएसएस के साथ है, उस विचारधारा के साथ है और इस सिस्टम के साथ है जो कांग्रेस ने ही कमज़ोर किया था, जिसका फ़ायदा आज बीजेपी उठा रही है। आप बात करते हैं कि मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, पर सिस्टम खोखला हुआ है, ये जल्दी बदलेगा नहीं। 84 में दिल्ली में किया था और वहाँ पे गुजरात में जो कुछ हुआ है, जिन जिन पुलिस वालों ने बजरंग दल वीएचपी को अपना काम करने दिया, मुसलमानों को मारने दिया, उन सबको पोस्टिंग्स दी हैं, उन सबको आज तक कुछ दिल्ली में सीबीआई के हेड बने हैं, कुछ कश्मीर में गवर्नर बने हैं, सबको इनाम मिले हैं। जो चंद 4 या 5 पुलिस अफसर थे गुजरात में जिन्होंने अपना काम सही तौर से किया था, सबको सर्विस में तंग किया गया है, कईयों को नौकरी से निकाला गया है, कईयों पे केसेस हुए। ये हमारा सिस्टम है और 2014 में अगर ये बदलता है तो ये बदलता इसलिए नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी अकेले ने बदला है। नरेंद्र मोदी एक सोच का प्यादा है, अपने आप में वो कुछ नहीं है। ये बात दिग्विजय सिंह जी ने की थी कि 2014 में जो हुआ है, संघ का राज इस देश में शुरू हुआ है और संघ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बात उन्होंने खास खुल के की है कि उन्होंने मुसलमानों को उसी तरह टारगेट बनाया है जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को टारगेट बनाया था। और इस बात को संघ के अपने बड़े लीडर गोलवालकर, जिसको मोदी कहते हैं हमारे सबसे बड़े गुरुजी, ने कहा था कि भारत में जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया है वही कदम हमें अपनी माइनॉरिटीज़ खास करके मुसलमानों के साथ उठाने चाहिए। ये संघ जब पावर में आती है तो यही व्यवस्था पुलिस की, न्यायपालिका की, वही न्यायपालिका जिसने 84 से लेके 2014 तक ना 84 के दंगों में या 2002 के दंगों में हमें कोई न्याय दे पाई है, वो न्यायपालिका की व्यवस्था, वो पुलिस हमारे सामने खड़ी होती है। उसके बाद जो होता है, तभी आई थिंक शाहरुख हमारे वकील, उन्होंने जिक्र किया कि इस सब को देखते हुए कि संघ की ये सच्चाई कि मुसलमानों को टारगेट करना है, हमारी जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, जो हमारे पॉलिटिकल दायरे हैं, इसने हिम्मत नहीं दिखाई है। कांग्रेस को आज सिख याद आते हैं। आपको इस पूरी तस्वीर में कोई सिख दिख रहे हैं? भीमा कोरेगांव में जो आजकल जेल में अभी तक रुके हुए हैं, पकड़े हुए हैं, जिनको सरकार ने मेहमान बना के जेल में रखा हुआ, उसमें कोई सिख दिख रहा है? तो सिखों से परेशानी है बीजेपी को, पर सिख बीजेपी के टारगेट नहीं हैं। वो तो बल्कि चाहते हैं कि सिख हमारे साथ आके जुड़े। सिख खुद नहीं जुड़ रहे हैं, वो अलग बात है, पर जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सिखों या किसी और माइनॉरिटी को नहीं टारगेट किया जा रहा है। और दुम दबाए 8 या 10 साल के बाद बोलते बोलते आज कांग्रेस से सिख शब्द मुंह से निकला है, मुसलमान शब्द आज तक नहीं निकल पाया है। लड़ाई असल में आरएसएस के साथ है, उस विचारधारा के साथ है और इस सिस्टम के साथ है जो कांग्रेस ने ही कमज़ोर किया था, जिसका फ़ायदा आज बीजेपी उठा रही है पूरी तरह से। इस विचारधारा का आज फ़ायदा जो आरएसएस उठा रही है, मुझे रोज़ अपने अफसर से, दफ्तर से दिखता है। हमारा कारवां का दफ्तर झंडेवाला में है। मैं जब खिड़की खोलता हूँ तो पीछे एक ही बिल्डिंग दिखती है, एक 12 मंजिली बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग है, 3 टावर हैं उसके, हर एक टावर में 5 लिफ्ट हैं, 80 कमरे हैं, एक पेंट हाउस है। उस पेंट हाउस में आज मोहन भागवत नाम का आदमी पधारेगा, आज रात को पधारेगा। पढ़ेंगे न्यूज़ तो ये पहला दिन होएगा कि इस बिल्डिंग का खर्चा शायद उतना ही खर्चा होएगा जितना रिलायंस के मुकेश अंबानी ने एंटेला बनाया था। वो खर्चा किसने किया है, ये पैसे कहाँ से आए हैं, इसकी क्या अकाउंट है, क्या अकाउंटेबिलिटी है? आरएसएस
जो अपना काम करती है वो कैसे करती है, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये एक ऐसी संस्था है जो अकाउंटेबिलिटी के बाहर है। आप और मैं टैक्स भरते हैं, बाकी लोगों से सवाल ईडी उठा सकती है, आरएसएस से कोई सवाल नहीं किया जा सकता। फिर वो सवाल उठता है कि चलिए ये 2014 के बाद की व्यवस्था है, 47 से 2014 तक हम ये सवाल नहीं उठा सकते थे? ये अकाउंटेबिलिटी आरएसएस से नहीं मांग सकते थे? किसने मांगनी थी ये अकाउंटेबिलिटी? तो ये पेंट हाउस में रहते हुए मोहन भागवत, आपने एक और खबर पढ़ी ही होगी कि मोहन भागवत की सिक्योरिटी अपग्रेड हो गई है। सिक्योरिटी अपग्रेड हो गई है। मोहन भागवत की सिक्योरिटी की जो स्थिति है आज, वो अमित शाह से मिलती है। देश में सिर्फ 3 लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी उस स्तर पे है, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की और मोहन भागवत की। ये जो कल्चरल संस्था है, इसके लीडर को इस सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसका मतलब अगर आप नफरत फैलाते हैं, दंगों में आपका नाम लिया जाता है, महात्मा गांधी की हत्या में आपके लोग शामिल थे, हर दंगे में आपके लोग शामिल हैं, रोज़ आप बात करते हैं जाति की भेदभाव को, वर्ण व्यवस्था को कायम रखने की पूरी तरह बात करते हैं, कभी कभी अपनी बात बदल देते हैं, वो संघ की आदत है। आप बात करते हैं कि मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये सब के बाद आपको एक पेंट हाउस मिलता है और सिक्योरिटी मिलती है इस देश में, और इस देश में वो पावर मिलता है जो नरेंद्र मोदी के हाथ में भी नहीं है। और आप अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, आप बात करते हैं कि लोगों को साथ मिलना चाहिए, नफरत का जवाब प्यार से देना चाहिए, तो आप लोग इस जेल में बैठे होते हैं। ये आज देश की सच्चाई है, और ये सच्चाई, ये बात दिग्विजय सिंह ने ठीक कही थी, ये जल्दी नहीं जाएगी। ये लड़ाई संघ के साथ की लड़ाई है, और साथ साथ में ये लड़ाई है व्यवस्था बदलने की। जो हमारे सिस्टम्स हैं, लीगल सिस्टम्स हैं, जुडिशल सिस्टम्स हैं, जहाँ तक शॉर्ट टर्म में हम आशा कर सकते हैं कि शायद बेल मिल जाए, कोई डिसीजंस आ जाएं, पर सिस्टम खोखला हुआ है, ये जल्दी बदलेगा नहीं। ये वही करेगा जो पॉलिटिकल स्थिति चाहती है। पॉलिटिकल स्थिति आरएसएस और बीजेपी के हाथ में है। जब तक ये नहीं बदलता, कुछ और नहीं बदलेगा। तब हमें ये बार बार ये बात बोलनी पड़ेगी, बार बार ये बात सुननी पड़ेगी। थैंक यू। और कुछ